समाजवादी आंदोलन अपना व्यापक असर रखता है जब सड़क पर आंदोलन चलता है और सड़क से लेकर संघर्ष ये संसद तक चलता है, तो एक व्यापक असर उसका होता है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा था कि अल्पमत पार्टी की सरकार थी, मनमोहन जी की सरकार, उस पर भी समाजवादी आंदोलन का दबाव था और समाजवादी आंदोलन ने अपने दबाव के तहत तमाम जनहित के मुद्दों को उन्होंने उठाया और वैसे उन्होंने उसमें ये सफलता भी हासिल की। इस बार भी अल्पमत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ वो सरकार बनाए हुए है। समाजवादियों का समाजवादी आंदोलन का दबाव तो है, लेकिन उस तरह का दबाव क्या इस बार भी ये समाजवादी आंदोलन बना पाएगा जिस तरह का उस बार था। और इस बार जिस तरीके से जो तेवर है समाजवादी आंदोलन का, कि अपोजिशन का तेवर इस बार है कि तो ये लोग अपना दबाव बना करके किस तरीके से इस सरकार को हैंडल कर पाएंगे। पहली बात तो यह है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के अपना खेल खेलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर खुद बड़े बड़े खेल चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव समीक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है और जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। हर आदमी आजकल दिल्ली की ओर भाग रहा है भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह से, मोदी जी से, नड्डा जी से मिल रहा है और जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं वो कुल मिलाकर के योगी जी की घेराबंदी और योगी जी के हटाने के लिए एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है। इस तरह की बातें आ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी कितना भी सीना फुला करके ये जताने की कोशिश करे कि वो बहुत अजेय है, वो जो चाहे कर सकती है, वो स्थिति नहीं है। राजस्थान में भी मीणा जी शायद चले गए, राजस्थान में भी भजनलाल शर्मा जी थे। हाँ, भजनलाल शर्मा जी के मीटिंगों में उप मुख्यमंत्री नहीं जा रही है, जगह जगह अंतर्विरोध उभर रहे हैं। तो ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये आगे और उभरेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जहां तक समाजवादी खीमे और वामपंथी खीमे का सवाल है, बिल्कुल वामपंथियों के लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियां थी। सारा कारपोरेट जगत उनको अलग थलग करने की रणनीति बना चुका है और अभी तक वो उसमें सफल भी है। बड़ी मुश्किल से तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, बड़ी मुश्किल से एक सीट वामपंथियों को उत्तर भारत में राजस्थान की, और 3 और 1 4 और 1 5 सीटें बिहार में इस इंडिया गठबंधन में मिल सकी। फिर भी वामपंथी दलों के 9 सांसद संसद में पहुंच गए हैं और ये 9-90 के बराबर होते हैं। संयुक्त मोर्चा के जो वामपंथी सांसद हैं उसके अलावा भी कुछ सांसद पहुंचे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सांसद, वामपंथी दलों के सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद और जो संयुक्त किसान मोर्चा के सांसद हैं, ये मिलाकर के पार्लियामेंट में कोऑर्डिनेशन बनाए तो एक बड़ी बात हो सकती है। सरकार पर आर्थिक प्रश्नों पर दबाव बनाया जा सकता है। इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सवाल था उनसे कि ये जो बड़ी बड़ी मांगे हैं, आर्थिक मांगे, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन आर्थिक मांगों को स्वीकार कर पाएगी? मैं समझता हूं कि नहीं कर पाएगी। किसान मांग रहे हैं एमएसपी, किसान मांग रहे हैं पेंशन, छात्र मांग रहे हैं 6% शिक्षा का बजट हो, जागरूक नागरिक और जागरूक डॉक्टर मांग रहे हैं कि जीडीपी का 3% स्वास्थ्य बजट हो। तो इस तरह से सभी जो जनपरक शक्तियां हैं वो बड़ी बड़ी मांगे कर रही हैं। बड़ी नहीं है, मांगे छोटी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके लिए बजट में जो आवंटन है एक बहुत साइजेबल हो जाता है। और ये जो सरकार है
बीजेपी की ही नहीं, मैं अन्य पूंजीवादी सरकारों की बात कर रहा हूं, अभी इन मांगों को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें फिर या तो अन्य बजट में कमी करनी पड़ेगी या फिर कारपोरेट घरानों पर व्यापक टैक्स लगाना होगा। और जो लोग कारपोरेट घरानों की दिल जलाने वाली, एक कैफी जी साहब की नज्म है, एक संस्था ने बना के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो जो लोग करोड़ों करोड़ों के बजट वाली 3 महीने से चल रही एक शादी में जाकर के हिस्सा ले रहे हैं, उनसे ये उम्मीद की जाए कि वो कारपोरेट को टैक्स करेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स करेंगे और उस धन को किसानों, आम जनता, शिक्षा, स्वास्थ्य के हित में लगाएंगे, ये उम्मीद अभी बेकार है। लेकिन एक एजेंडा तय हो चुका, किसान आंदोलन ने एक बिगुल बजा दिया। ये लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई के लिए वातावरण भी है। वातावरण इसलिए भी है कि 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीतियों का रथ चला, तो दुनिया भर में दक्षिण पंथ का रथ भी तेजी से चला। लेकिन इन 4.5 दशकों में हुआ ये है कि जो आर्थिक उदारीकरण के और नव उदारवाद के फल आम जनता ने, किसानों ने, कामगारों ने चख लिए हैं।